यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अभय राजपूत और मैं यहाँ आपके लिए फिजिक्स पढ़ाने के लिए अवेलेबल हूँ। बीएससी पार्ट 2 और हमारा जो पेपर है वो है पेपर नंबर 1 यानी कि थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, जिसके अंदर आपके वही जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा था कोटा यूनिवर्सिटी में, सभी पेपर्स में आपके 5-5 यूनिट्स दी गई है। और इसका जो मार्क्स वेटेज है आपके इस पेपर के बारे में अगर हम बात करें तो वो 50 मार्क्स का है, यानी कि आपके तीनों ही पेपर 50-50 मार्क्स के और प्रैक्टिकल आपका 75 का है। आप सभी इन सारी चीज़ों से नॉन भी है जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो। यस, जस्ट 1 मिनट। यस, सो 50-50 मार्क्स का आपके तीनों पेपर्स का जो है वो वेटेज है और 75 का वो है, तो इस तरीके से आपके टोटल 225 का हो जाता है। तो देखिए, आप सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, मुझे पता है आप लोगों ने अभी यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है उसको फेस नहीं किया है, आपको मौका नहीं मिला है। ठीक है, कई स्टूडेंटों के लिए काफ़ी अच्छी बात भी है और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेहनत करने वाले हैं, और मैं तो यही चाहूँगा कि सभी बच्चे मेहनत करें। और सभी को इस चीज़ का थोड़ा सा दुख भी होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम देने के लिए मौका नहीं मिला, नहीं तो आपको मौका ज़रूर मिलना चाहिए। आप लोगों ने बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा था, बहुत अच्छा मैटर पढ़ा है बीएससी पार्ट 1 का, अगर आप लोगों ने स्टडी की होगी तो। ठीक है, तो अब देखिए सेकेंड ईयर में हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपको ऑफलाइन क्लास के लिए भी मौका मिल जाए, लेकिन अभी जब तक हमारे पास जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है तो उसमें भी हमें प्रॉपरली कंसंट्रेशन के साथ में जो भी मैटर आपको पढ़ाया जाता है उसे ध्यान से समझना है, ध्यानपूर्वक समझना है, और उसको साथ के साथ आपके नोट्स भी आपको बनाते हुए चलने हैं, ताकि जब आप ऑफलाइन क्लास के अंदर यहाँ पर अवेलेबल हो तो आप भी जल्दी से जल्दी फैमिलियर हो जाओ और आपको ये पता रहे कि हमने कितना सिलेबस जो है वो रिवाइंड कर लिया है, कितना हमने कंप्लीट कर लिया है और उससे आगे हम पढ़ेंगे। चलिए, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में ज़रूर बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर आपके जो 5 यूनिट्स है, यूनिट 1, 2, 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपके पास थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऊष्मा गतिकी। ठीक है, ऊष्मा गतिकी, ये दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी मीडियम में होगा और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश मीडियम में होगा। ठीक है, और आपको पर्टिकुलर उसी चैनल पे आपके लिए वो लैंग्वेज में ये पेपर डलेगा। अभी फ़िलहाल ये जो है ये मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाऊँगा। ठीक है, हिंदी मीडियम, बस मैंने केवल नाम वगैरह लिखे हैं, जो आप इन सब चीज़ों को तो जान भी सकते हैं। तो यूनिट नंबर 1 से लेकर के जो 3 है वो आपके पास थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट्स हैं। ठीक है, और यूनिट नंबर 4 एंड 5 ये आपके पास चलती हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, और हिंदी में हम इसे कहते हैं सांख्यिकीय भौतिकी। सांख्यिकीय भौतिकी, तो देखिए, और इन जनरल हम इसको शॉर्ट में स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं, स्टेट्स भी बोलते हैं। धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाएंगे इस पेपर को तो आप इसको शॉर्ट में स्टेट्स ही कहेंगे। तो अब यहाँ से बात करते हैं हमारी यूनिट नंबर 1 की, कि यूनिट नंबर 1 क्या है। यूनिट नंबर 1 में आपके जनरल थर्मोडायनेमिकल इंटरेक्शंस है। अब यहाँ मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपके जो सिलेबस का पार्ट है वो थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये है कि ये कह सकते हैं कि कोटा यूनिवर्सिटी ने थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया हुआ है, यानी कि जो फर्स्ट यूनिट का कंटेंट है वो उसने काफ़ी आगे से दिया है। कुछ बेसिक चीज़ें भी आपको पता होना ज़रूरी है, तभी जाकर के आपको थर्मोडायनेमिक्स जो है वो पेपर समझ में आएगा। तो उन बेसिक चीज़ों को मैं आपको इस यूनिट नंबर 1 के अंदर ही करवाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि उनमें से आपके क्वेश्चन ना आए। ठीक है, हो सकता है, आ भी सकता है, लेकिन वो चीज़ें डेफिनेटली आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सभी क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स हैं
उनको समझने में 100% आपकी मदद करेंगे। क्योंकि अगर मान करके चलिए कि मैं डायरेक्टली आपको टॉपिक्स पर ले जाऊं, जैसे कि मैक्सवेल रिलेशंस पर ले जाऊं आपको, ठीक है, क्लासियस मोसोटी इक्वेशन पर ले जाऊं, क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशंस पर ले जाऊं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। उन सब चीज़ों का सामना ना करना पड़े इसलिए हम थोड़ी सी बेसिक जो चीज़ें हैं वो इस लेक्चर के अंदर करेंगे, और वो आपके मैक्सिमम 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर पूरा बेसिक जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाता कि भाई पहला यूनिट और पहला टॉपिक आते ही मैं करवा जाऊं फिर आपको समझ में आए या ना आए। मैं ये चाहता हूं कि स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएं ताकि आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट आए और मुझे भी आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट लगे, ठीक है। और इसी का फ़ायदा आपको ऑफलाइन में भी मिलेगा। तो हम यहाँ से हमारी यूनिट नंबर 1 जो है उसको स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है, जनरल थर्मोडायनेमिकल इंटरैक्शन। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है और थर्मोडायनेमिकल इंटरैक्शन क्या होती है। इंटरैक्शन का मतलब होता है एक प्रकार से अभिक्रिया करना, किसी के साथ क्या करना, अभिक्रिया करना, या अन्योन्य क्रिया भी आप इसको कह सकते हैं, किसी के साथ क्या करना, अन्योन्य क्रिया करना। तो थर्मोडायनेमिक्स प्लस डायनेमिक्स, इसको हम बोलते हैं, थर्मो का मतलब होता है ऊष्मा, जो कि आपके पास क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है, और ये होती है आपके पास गति की, यानी कि इसका मोशन। तो ऊष्मा का प्रवाह या ऊष्मा की गति किस प्रकार से की जाती है, उस पर किन किन फिजिकल क्वांटिटीज़ का प्रभाव पड़ता है, यानी कि किन किन भौतिकीय राशियों का प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से उन पर प्रभाव पड़ता है, और क्यों थर्मोडायनेमिक्स आपके स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से अलग जाती है, या स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूज आता है। तो वो सब हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं आपको लिखवाना स्टार्ट कर देता हूँ, आप अपने नोट्स भी साथ के साथ बनाते चलेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं निकाय, जिसको आप कहते हैं सिस्टम। तो निकाय क्या होता है, हमारे आसपास का संपूर्ण क्षेत्र निकाय कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो भी आप अपने आसपास कोई भी चीजें देख रहे हो, जैसे कि मैं इस रूम के अंदर हूं, ये रूम भी एक निकाय है, ये रूम सेकंड फ्लोर पर है, ये सेकंड फ्लोर भी एक निकाय है, ये सेकंड फ्लोर कॉलेज की बिल्डिंग में है, कॉलेज की बिल्डिंग भी एक निकाय है, कॉलेज की बिल्डिंग आपके हिंडौन सिटी में है, हिंडौन सिटी भी एक निकाय है, ठीक है। तो निकाय एक जिसको कह सकते हैं कि ये एक इमेजनरी भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, किसी भी तरीके से ये आपके पास अवेलेबल हो सकता है। तो निकाय भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। निकाय साधारणतः 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है स्थूल निकाय, स्थूल निकाय जिसको हम बोलते हैं मैक्रो स्टेट, और एक होता है सूक्ष्म निकाय। सूक्ष्म निकाय जिसको हम बोलते हैं माइक्रो स्टेट। तो जैसे इनका नाम है स्थूल निकाय और सूक्ष्म निकाय, तो जैसे बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप इसको अगर समझने के लिए कोशिश करें तो, जैसे कि ये रूम है, हमारी इस कॉलेज की बिल्डिंग का ये रूम है और ये संपूर्ण कॉलेज है। तो कॉलेज जो है वो आपके लिए क्या करेगा, एक स्थूल निकाय का काम करेगा, जबकि ये जो रूम है ये इसके लिए एक छोटी सी सेल है। तो ये जो रूम होगा वो क्या होगा, इस स्थूल निकाय का एक सूक्ष्म निकाय होगा।
तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में निकाय का क्या रोल होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार की जब अन्योन्य क्रिया होती है किन्हीं भी दो सिस्टम्स के बीच में या किन्हीं भी दो निकाय के बीच में, तो उनके बीच में एक कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी को हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिकल कंडक्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। कंडक्टिविटी एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है, वो अलग पार्ट में चला जाता है, लेकिन हम जो है यहाँ पर थर्मोडायनेमिकल कंडक्टिविटी के बारे में यूज़ करेंगे। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि कई बार हम किसी गर्म वस्तु में अगर कोई लोहे की रॉड डाल देते हैं और उस लोहे की रॉड का एक हिस्सा उस गर्म वस्तु में होता है, एक हिस्सा आपके हाथ में होता है, थोड़ी देर बाद में वो हिस्सा गर्म होते होते आपके हाथ तक भी आ जाता है। लेकिन अगर उसी की जगह हम मान करके चलिए कि कोई लकड़ी की रॉड उसके अंदर डालते हैं, लकड़ी का कोई बांस उसके अंदर डालते हैं किसी भी गर्म वस्तु में, तो उसके अंदर इस प्रकार की गुण नहीं पाई जाती है, क्योंकि वो थर्मल कंडक्टिव नहीं होता है, यानी कि उसके अंदर ऊष्मीय जो चालकता है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब आगे देखिए, ऊष्मागतिकी तथा सांख्यिकी ऊष्मागतिकी की विधि के अंतर्गत देखिए यहाँ पर ऊष्मागतिकी व सांख्यिकी में अंतर क्या होता है। ऊष्मागतिकी व सांख्यिकी में अंतर, तो यहां इस अंतर को समझने के लिए देखिएगा आप, यस, ऊष्मागतिकी व सांख्यिकी में अंतर हमें बताना है। तो देखिए किस प्रकार से आप बताएंगे। ऊष्मागतिकी के अंतर्गत ऊष्मागतिकी के अंतर्गत केवल निकाय के बाह्य प्राचल, निकाय के बाह्य, या आप इनको ये भी कह सकते हैं एक प्रकार से स्थूल होते हैं ये, जैसे ताप T, दाब P, स्मॉल p है, आयतन V, ताप दाब आयतन, और एंट्रोपी भी आप लिख सकते हैं, एंट्रोपी S आदि के द्वारा निकाय के ऊष्मागतिक समीकरणों में ऊष्मागतिक समीकरणों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऊष्मागतिकी के अंतर्गत केवल निकाय के बाह्य या स्थूल प्राचल जैसे कि ताप दाब आयतन और एंट्रोपी आदि के द्वारा निकाय के ऊष्मागतिक समीकरणों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, जबकि सूक्ष्म प्राचल, और सूक्ष्म प्राचलों के अंतर्गत आ जाएंगे जैसे आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, कणों की संख्या, कणों का वेग, आदि का निकाय पर
प्रभाव का अध्ययन नहीं किया जाता है। अध्ययन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान होना चाहिए आपको कि ऊष्मागतिकी में क्या होता है। ऊष्मागतिकी के अंतर्गत कि निकाय के जो बाह्य प्राचल होते हैं उनके द्वारा निकाय के ऊष्मागतिक समीकरणों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, केवल इसी का अध्ययन किया जाएगा। जबकि आपके जो स्टेट्स होती है उसका कार्य क्या होता है, बाह्य प्राचल और उसके जो अंतः प्राचल हो सकते हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि उसके स्थूल प्राचल और सूक्ष्म प्राचल जो होते हैं उनके मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य करती है। कौन? स्टेट्स, यानी कि आपके जो सांख्यिकी होती है वो। आगे आप लिख सकते हैं, सांख्यिकी के अंतर्गत, सांख्यिकी के अंतर्गत किसी निकाय के सूक्ष्म प्राचल व बाह्य प्राचल दोनों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। संबंध स्थापित किया जाता है। यह आपके पास हो गया दोनों के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट आ जाता है निकाय की सूक्ष्म अवस्थाएं क्या होती हैं। निकाय की सूक्ष्म अवस्थाएं निकाय की सूक्ष्म अवस्थाएं वर्तमान में भौतिकी के नवीनतम प्रयोगों में से एक क्वांटम यांत्रिकी यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स से यह ज्ञात होता है कि कण क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार व्यवहार करते हैं। यांत्रिकी के अनुसार व्यवहार करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार व्यवहार करते हैं तथा इन्हें निम्न चार क्वांटम संख्याएं
क्वांटम संख्याओं n, l, ml, ms से प्रदर्शित किया जा सकता है। इन्हें ही निकाय की सूक्ष्म अवस्थाएं कहते हैं। इन्हें ही निकाय की सूक्ष्म अवस्थाएं कहते हैं। निकाय की सूक्ष्म अवस्थाएं कहते हैं। यहां तक का लिखिए। यस, नेक्स्ट आता है आपके पास विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जैसे कि आपको भी पता होगा, अभी कोरोना काल में ये वर्ड बहुत आपने सुना है, आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है बिल्कुल अलग कर देना, ठीक है, यानी कि, और यहाँ पर आइसोलेशन का मतलब क्या होगा कि ऐसे दो निकाय या ऐसे दो सिस्टम्स जिनके बीच में किसी भी प्रकार का ऊष्मागतिकीय प्रवाह ना हो या किसी भी प्रकार की कोई भी ऊष्मागतिकीय अन्योन्य क्रिया नहीं हो, क्या कहलाते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम्स या विलगित निकाय कहलाते हैं। ऐसा निकाय जो किसी अन्य निकाय से कोई भी ऊष्मागतिक अन्योन्य क्रिया न करे, विलगित निकाय कहलाता है। विलगित निकाय कहलाता है। विलगित निकाय कहलाता है। नेक्स्ट आप इसके बाद में देखिए, निकाय का ऊर्जा स्तर। निकाय का ऊर्जा स्तर तो क्वांटम संख्याओं के समुच्चय के साथ प्रत्येक क्वांटम संख्याओं के समुच्चय के साथ, प्रत्येक क्वांटम संख्याओं के समुच्चय के साथ एक निश्चित मान का ऊर्जा स्तर, एक निश्चित मान का ऊर्जा स्तर जुड़ा होता है। क्या निश्चित मान की ऊर्जा संबद्ध होती है। निश्चित मान की ऊर्जा संबद्ध होती है, जिसे हम उस समुच्चय का ऊर्जा स्तर कहते हैं। ऊर्जा स्तर कहते हैं। अब देखो यहाँ पर समुच्चय जैसे हमने लिखा था, ठीक है, जो समुच्चय हमने लिखा था n, l, ms, n, l, ml और ms,
Nl, Ml और Ms। ये आपके पास क्या है, एक समुच्चय हो गया ऊर्जा स्तरों का, ठीक है, यानी कि सॉरी ऊर्जा स्तरों का नहीं, क्वांटम संख्याओं का एक समुच्चय जो कि किसी भी निकाय के लिए उसकी क्या कहलाती है, सूक्ष्म अवस्था कहलाती है, ठीक है। तो इन सभी सूक्ष्म अवस्थाओं के जो समुच्चय होते हैं वो एक निश्चित मान की ऊर्जा से संबंध होते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, उस समुच्चय का ऊर्जा स्तर कहते हैं। एक होता है आपके पास डीजनरेसी, निकाय की अपभ्रष्टता, निकाय की अपभ्रष्टता या अनपभ्रष्टता। यहां पर ये अपभ्रष्टता और अनपभ्रष्टता की केवल आपको परिभाषा बताई जा रही है, लेकिन इसका डिटेल में जो यूज आप पढ़ोगे या डिटेल में इसके बारे में स्टडी करोगे वो फाइनल ईयर में क्वांटम मैकेनिक्स में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है। डीजनरेसी और नॉन डीजनरेसी क्या चीज़ होती है, तो बहुत ही सिंपल है। देखो, यदि अगर क्वांटम संख्याओं का कोई भी समुच्चय एक निश्चित मान के ऊर्जा स्तर से, यानी कि निश्चित मान के ऊर्जा स्तर से अलग अलग समुच्चय जुड़े हुए हैं, तो वो सारे अनपभ्रष्ट होंगे। और यदि अगर एक ही ऊर्जा स्तर से दो या दो से ज़्यादा आपके स्टेट्स जुड़ी हुई है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सूक्ष्म अवस्थाओं के समुच्चय जुड़े हुए हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, अपभ्रष्टता हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं, एक ही ऊर्जा स्तर से कई क्वांटम संख्याओं के समुच्चय संलग्न हो सकते हैं। यस, यदि एक ही ऊर्जा स्तर से कई क्वांटम संख्याओं के समुच्चय जुड़े हों तो उसे निकाय की क्वांटम अवस्था की अपभ्रष्टता यानी कि डीजनरेसी कहते हैं। जबकि यदि किसी ऊर्जा स्तर से या किसी निश्चित ऊर्जा स्तर से निश्चित क्वांटम संख्या का समुच्चय जुड़ा हो तो ये अवस्थाएं अनापभ्रष्ट अवस्थाएं कहलाती है। अनापभ्रष्ट अवस्थाएं कहलाती हैं। अनापभ्रष्ट अवस्थाएं कहलाती हैं। तो ये आपके पास कुछ बेसिक और सिंपल सी डेफिनेशंस थी। एक और लिख लीजिए आप, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है। ग्राउंड स्टेट को हम बोलते हैं मूल अवस्था और एक्साइटेड स्टेट को बोलते हैं हम उत्तेजित अवस्था।
मूल अवस्था, ग्राउंड स्टेट। प्रत्येक निकाय में एक न्यूनतम ऊर्जा स्तर वाली अवस्था पाई जाती है। जिसे मूल अवस्था कहते हैं। और एक होती है आपके पास उत्तेजित अवस्था, यानी कि ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। EXCITAD, एक्साइटेड स्टेट। निकाय में अधिकतम ऊर्जा स्तर वाली अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है। उत्तेजित अवस्था कहलाती है। उत्तेजित अवस्था कहलाती है। इसके बाद में देखिए स्थूल निकाय में किस प्रकार से अन्योन्य क्रियाएं होती है, और अन्योन्य क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, जैसे कि थर्मल इंटरेक्शन क्या होता है, थर्मल इंटरेक्शन में थर्मल इंसुलेशन क्या होता है, एडियाबैटिक इंटरेक्शन क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अब धीरे धीरे आप थर्मोडायनेमिक्स में एंटर कर जाएंगे। ये कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं थी, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको रिपीट करूँ, जैसे कि हम कहते हैं कि ये वाली अवस्था अपभ्रष्ट है, या ये अवस्था डिजनरेट हो रही है। तो डिजनरेट हो रही है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि डिजनरेसी का मतलब क्या है। ये अवस्था नॉन डिजनरेट है, तो इसका मतलब आपको पता लग जाना चाहिए कि नॉन डिजनरेट क्या है, डिजनरेट क्या है, ग्राउंड स्टेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट क्या है, ठीक है। और इसके स्थूल निकाय क्या होते हैं, सूक्ष्म निकाय क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने आज की इस बेसिक क्लास के अंदर स्टडी की। अब धीरे धीरे हम हमारा टाइम भी इंक्रीज करते चलेंगे, और आपको जो फ्लो ऑफ लेक्चर है उसको भी थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ओवर होता है। इसके बाद में जो स्टडी करेंगे वो हम यहाँ से कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।